हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ITI एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा फर्स्ट क्लास है और उसका टॉपिक है हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एवं फंक्शन जनरेट। राइट, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें बताया गया है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है और फंक्शन जनरेट क्या है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसका ये डिफ़ाइन है कि कैसे ये क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट और पोटेंशियल का परिणाम डिस्प्ले पर दिखाता है। कह सकते हैं हम कि ये जो हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है ये एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है जो करंट और पोटेंशियल का परिणाम डिस्प्ले पर दिखाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन कि ये क्या है। हम दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का परिणाम डिस्प्ले पर दिखाया जाता है। वो हम देखते हैं और वो घट रहा है या बढ़ रहा है ये भी हम डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो हम सब जान चुके हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है। आइए फिर से एक बार जान लेते हैं। यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट और पोटेंशियल का परिणाम डिस्प्ले पर दिखाता है। राइट, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है कि ऑसिलोस्कोप क्या है। डायग्राम बनाया है जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CRO। तो हमने अभी बताया था आपको कि स्क्रीन पर परिणाम दिखाया जाता है। तो हम जानते हैं कि स्क्रीन पर परिणाम कैसे दिखाया जाता है, एक ब्लॉक डायग्राम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें एक है बैटरी। क्या लगी हुई है? हमारी बैटरी लगी हुई है जो फिलामेंट से कनेक्ट है। जब हम बैटरी को सप्लाई देते हैं तो ये फिलामेंट से कनेक्ट होती है। फिलामेंट से कनेक्ट होती है तो इससे क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब बैटरी सप्लाई देती है फिलामेंट को तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है वो माइनस होता है। और जो हमारे ये लाइन देख रहे हैं ना आप, ये लाइन डॉट डॉट में, इसे क्या बोलते हैं? ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। अब जो हमारा ये भी ग्रिड भी हमारा माइनस चार्ज का होता है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ग्रिड से टकराते हैं। ग्रिड से टकराने के बाद क्योंकि दोनों पर माइनस का चार्ज है तो इसी वजह से कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स आगे जा पाते हैं, है ना। कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स आगे जा पाते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स आगे जा पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास दो प्लेट दिखेंगी हमें, जो किसकी बनी होती है? एनोड की। और कैसी है हमारे पास? ये हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। कैसी प्लेट्स हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स को यहाँ से जब गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो आगे बढ़ते हैं। अब इतने पार्ट को हम क्या कहेंगे? जो हमारा हॉरिजॉन्टल एनोड प्लेट आएगी हमारी, फ्यूसिंग एनोड जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जब हमने बैटरी की सप्लाई दी, सप्लाई से फिलामेंट पे हमारी सप्लाई गई। सप्लाई जाने के बाद फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद ग्रिड पर आए। ग्रिड और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज हुआ। माइनस के चार्ज की वजह से कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एनोड की दो हॉरिजॉन्टल प्लेट दिखी हमें। इतने एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। यही हमारा पहला टॉपिक था। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स था द इलेक्ट्रॉन गन विद कंट्रोल ग्रिड, है ना। कंट्रोल ग्रिड ये दिया है हमें, इलेक्ट्रॉन गन ये है हमारे। इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रॉन गन विद कंट्रोल ग्रिड। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे लिए फिर हमें दो प्लेट्स दिखाई देती हैं। ये कैसी हैं? वर्टिकल। कैसे प्लेट है? वर्टिकल प्लेट्स हैं।
इन प्लेट को क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन प्लेट। क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन प्लेट। अब इससे तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे थोड़े आगे बढ़े यहाँ से, फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आगे गए, उसके बाद हमने देखा कि हमें फिर दो प्लेट्स दिखाई देती हैं। जब दो प्लेट्स दिखाई देंगी, ये तो थी हमारी वर्टिकल, ये कैसे हो जाएंगी? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। कैसे हो जाएंगी? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। ये भी कौन सी है? डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं। अब जब यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स गए तो इसके बाद यहाँ पर भी गए ना, इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े, तो इतने पार्ट्स को क्या कहेंगे? जो प्लेट्स हैं हमारी डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जो हमारी जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, इतने एरिया को बोलेंगे डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? द डिफ्लेक्शन ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम क्या देखते हैं? हमें यहाँ पे दिखती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या दिखेगी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों कहा गया? इस स्क्रीन में फॉस्फोरस का मटेरियल भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है? फॉस्फोरस का मटेरियल। तो जो हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इसमें क्या होता है? इसे यही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें फॉस्फोरस का मटेरियल, ये फॉस्फोरस का मटेरियल इसमें होता है। और इसमें क्या होता है? जो CRO स्क्रीन दिख रही है हमारी, क्या ये है? CRO की स्क्रीन। इसी पर क्या होता है? इसमें होती है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यानी कि वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। इसमें क्या होता है? जब इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें बमबारी होती है। क्या होती है? जब इस स्क्रीन पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारी स्क्रीन पे पहुंचे, तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी होने लगती है। बमबारी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स से लाइट निकलने लगती है। लाइट निकलने पर जो हमारा परिणाम होता है, कि बताया था हमने आपको कि स्क्रीन पर हम डायरेक्ट परिणाम देख सकते हैं। डायरेक्ट परिणाम ऐसे ही देखा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो बमबारी होती है। बमबारी होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हम इसका CRO का स्क्रीन पर देख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, 6 वोल्टेज की या कोई भी वोल्टेज की इसमें बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने के बाद इसमें फिलामेंट होता है। फिलामेंट से जब बैटरी में सप्लाई दी जाती है, सप्लाई देने के बाद फिलामेंट में हीटिंग होती है। ठीक है, हीटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, ये होती है ग्रिड। क्या होती है? ग्रिड लाइन होती है। जब ये होती है माइनस, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे माइनस होते हैं। माइनस होने की वजह से, दोनों माइनस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम आगे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो होते हैं जब बैटरी को सप्लाई दी जाती है फिलामेंट में, लेकिन इन दोनों का माइनस चार्ज होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कम आगे बढ़ पाते हैं। हम आगे देखते हैं, 2 प्लेट्स दिखेंगी हमें, जो किस चीज़ की होती है एनोड की। किस चीज़ की होती है? एनोड की। और कौन सी प्लेट है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं ये हमारी, जो होती है एनोड की। यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स गन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स गन। यही होता है हमारा द इलेक्ट्रॉन गन विथ कंट्रोल ग्रिड। ग्रिड से क्या करते हैं? हम कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं हमारे लिए 2 प्लेट्स और दिखती हैं, जो होती हैं प्लेट्स वर्टिकल प्लेट्स होती हैं, जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डिफ्लेक्शन प्लेट्स कहलाती हैं। इसके आगे देखते हैं हमें 2 प्लेट्स और दिखती हैं, जो होती है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। इसमें क्या होता है? जब यहाँ से यहाँ तक तो हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े इलेक्ट्रॉन्स हमारे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े, यहाँ तक पहुँच गए। इतने पार्ट को क्या कहेंगे हम? डिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन। और यहाँ तक के पार्ट को क्या कहा था हमने? इलेक्ट्रॉन्स गन। इसके बाद क्या होता है? जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस पार्ट से आगे बढ़ते हैं, कौन से पार्ट पे पहुँचते हैं?
फ्लूरेसेंट स्क्रीन पर। किससे पहुंचते हैं? फ्लूरेसेंट स्क्रीन पर। इसको फ्लूरेसेंट स्क्रीन क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसमें क्या होता है, फास्फोरस का मटेरियल रहता है। क्या रहता है? फास्फोरस का मटेरियल रहता है। इसमें जो स्क्रीन होती है हमारी CRO स्क्रीन कहलाती है। इसी पर हमें डायरेक्ट परिणाम देखने को मिलता है। कौन सी स्क्रीन पर? इस स्क्रीन पर डायरेक्ट परिणाम देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस होती हैं। जब यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स आगे इस स्क्रीन पर पहुँचते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जाने के बाद इस स्क्रीन से टकराते, जब फास्फोरस की होती है हमारी स्क्रीन, तो इस पर जब टकराते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी होने लगती है। बमबारी की वजह से ही हमें यहाँ पर डायरेक्ट परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये जो हमारी स्क्रीन है ये कैसी, ज़्यादा लाइट देगी। कैसी देगी? ज़्यादा तेज लाइट देगी। और हमारे इलेक्ट्रॉन्स अगर कम यहाँ तक पहुँचते हैं तो कम लाइट देगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो साथियों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DSO। DSO क्या होता है? DSO की फुल फॉर्म क्या होती है, अब हम ये जानेंगे। तो DSO की फुल फॉर्म होती है डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप। जैसे हमारा CRO का था कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, वैसे ही हमारा होता है डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप। इसका काम भी सेम होता है CRO की तरह, लेकिन डिजिटल से जान सकते हैं ना, डिजिटल यानी कि डिजिटल है हमारा। कैसा है? डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिग्नल को डिजिटल रूप में, मेमोरी के रूप में स्टोर करके रखना। इसका काम क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को मेमोरी के रूप में एक स्टोर करके रखना हमारा क्या कहलाता है? DSO। और हम आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा एक डायग्राम दिख रहा है हमें। चलिए जानते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारा इनपुट। ठीक है, पहले हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद हम आप देखते हैं यहाँ पर कि हमें वर्टिकल एम्पलीफायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वर्टिकल एम्पलीफायर हमें नज़र आ रहा है। वर्टिकल एम्पलीफायर के आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमारे लिए सैंपल एंड होल्डर। सैंपल एंड होल्डर का काम क्या होता है? जो स्क्रीन पर जो हमें क्या कहते हैं, जो हमें डिजिटल स्क्रीन पे जो हमें स्क्रीन दिखाई जाती है ऐसे करके एनालॉग रूप में, है ना, एनालॉग रूप में दिखाई जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला है? सैंपल एंड होल्डर। यहाँ पे होल्ड करके रखना किसी चीज़ को, एक होल्ड कर मतलब पकड़ के रखना, क्या कहलाता है? हमारा सैंपल एंड होल्डर कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। नाम से हम जान रहे हैं कि एनालॉग को डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि जब हम सैंपल होल्डर को आगे भेजते हैं उसके बाद क्या आता है? हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो हमारा डाटा होता है सैंपल होल्डर से हमें जो डाटा मिलता है इसमें जाता है। इसके बाद जो हमारा डाटा कन्वर्ट करता है, क्या करता है? कन्वर्ट करता है। वो किस में जाता है? मेमोरी में। किस में जाता है? मेमोरी में। ये लिखा है ना डाटा इन, इस किस में गया? मेमोरी में गया। मेमोरी के बाद डाटा आउट होता है। क्या होता है? मेमोरी के बाद डाटा आउट होता है। अब आउट को वही देख, पहले यहाँ तक हम देख लेते हैं कि मेमोरी तक गया, हमारा डाटा कहाँ गया? मेमोरी में संग्रहित हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर था इससे क्या जुड़ा होता है? ट्रिगर सर्किट। क्या जुड़ा होता है? ट्रिगर सर्किट जुड़ा हुआ होता है। ट्रिगर सर्किट से क्या जुड़ा हुआ होता है? हमारा कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक से आप जानते होंगे कि यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल? इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल। अब ये ट्रिगर सर्किट से ही नहीं जुड़ा होता है, कंट्रोल लॉजिक किससे जुड़ा होता है? हमारा सैंपल एंड होल्डर से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? आप देख रहे हैं ना, सैंपल एंड होल्डर से जुड़ा हुआ होता है। सैंपल होल्डर से जुड़ा होने के बाद ये एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से भी जुड़ा हुआ होता है और हमारा मेमोरी से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब कंट्रोल लॉजिक से
निकलने के बाद डाटा कहाँ जाता है, डिजिटल एंड एनालॉग। अब जो सिग्नल आया हमारा कैसा आया, डिजिटल आया, लेकिन हमें डिजिटल नहीं चाहिए, एनालॉग में चाहिए हमें, है ना। सिग्नल किस में चाहिए, हमें एनालॉग में चाहिए। अब जो हमारा डाटा आउट हुआ वो भी कैसा है, हमारा डिजिटल और एनालॉग में आया। यहाँ से निकल के एम्पलीफायर में गया, ये भी किया गया एम्पलीफायर में। यहाँ से क्या हुआ, जो हमारे निकले, ये क्या है, हमारी स्क्रीन है। कौन सी स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन है। यहाँ पे क्या दिखेगा, ये डिजिटल का सिंबल होता है ना, डिजिटल का सिंबल होता है ये। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी डिजिटल स्क्रीन। यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, हमारा जो डिजिटल का हमने स्टोर किया है डाटा है, वो यहाँ पे हमारा डिजिटल रूप में दिखेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं सॉरी, हमने यहाँ पे देखा डीएसओ। डीएसओ की फुल फॉर्म हमने जानी, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, यानी कि डिजिटल चीज़ों को जो स्टोर करता है और अनंत टाइम तक, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक स्टोर कर रखता है, जब तक कि हम इसमें से डिलीट नहीं कर देते डाटा, तब तक इसमें स्टोर रहता है। और जो हमारा ऑसिलोस्कोप होता है, कैथोड रे, उससे डाटा अनंत टाइम तक स्टोर नहीं रहता है। उसमें क्या होता है, वो एक समय के बाद खुद मिट जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं डीएसओ और सीआरओ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किसका, डीएसओ और सीआर। तो चलिए अब देखते हैं सीआरओ और डीएसओ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पहले नंबर पे आता है हमारा, इसका उपयोग एसी डीसी सप्लाई की धारा के मान के मापन में किया जाता है। यानी कि इसमें जो एसी और डीसी सप्लाई दी जाती है, या एसी और डीसी जो सप्लाई होती है, इसमें जो धारा का मान आता है, क्या आता है, धारा का मान, उसको मापने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए सीआरओ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट इसका यूज़ होता है हमारे पास दिल की धड़कन का ग्राफ में। यानी कि जो हमारा मेडिकल लाइन होती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो हार्ट बीट चेक करी जाती है, उसमें आपने देखा होगा एक ग्राफ जो होता है ना, ऐसे करके एक मशीन होती है, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी होती है ना, ऐसे लाइंस बनी होती है उसमें। इसमें क्या होता है, ग्राफ चलता है हार्ट बीट का, क्या चलता है, हार्ट बीट का ग्राफ चलता है। कैसे चलता है, यहाँ से चलता है, ऐसे ऊपर नीचे, है ना, ऐसा चलता है ना ग्राफ, ऊपर नीचे ग्राफ चलता है। तो वो क्या होती है, जो स्क्रीन दिखती है वो होती है सीआरओ की स्क्रीन। किसकी स्क्रीन होती है, सीआरओ की स्क्रीन। अब चलिए देखते हैं डीएसओ। डीएसओ कहाँ कहाँ यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पैरामीटरों की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है, पैरामीटरों की, जैसे धारा और वोल्टेज, धारा का और वोल्टेज की गणना की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिग्नलों के जोड़ घटाव में आता है इसका यूज। जो सिग्नल्स का जोड़ किया जाता है, जो घटाव किया जाता है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, वहाँ पे डीएसओ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि सीआरओ का यूज़ किया जाता है एसी और डीसी सप्लाई की धारा मापन के लिए और दिल की धड़कन चेक करने के लिए, जो हमने आपको बताया ग्राफ के रूप में, ठीक है। डीएसओ का जो है पैरामीटरों की गणना में किया जाता है, जिसकी धारा और वोल्टेज। नेक्स्ट है सिग्नलों के जोड़ और घटाव में किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ तक हमारा हो गया है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब हमारा टॉपिक आएगा फंक्शन जनरेट। क्या आएगा, फंक्शन जनरेट वह है जिससे कई प्रकार के सिग्नलों को उत्पन्न किया जाता है। फंक्शन जनरेट एक वह उपकरण है जिससे कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के सिग्नलों को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन जनरेट है, इसमें क्या होगा, हमारा विभिन्न प्रकार के सिग्नल उत्पन्न हो गए। अब इसकी फ्रिक्वेंसी है, जो जिसकी जो आवृत्ति है, वो भी क्या होती है, लॉन्ग टाइम की होती है ना, परास टाइम की होगी, हमारा लॉन्ग टाइम के लिए होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं, इसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, गुण लिख दिए हैं, इसके क्या गुण होते हैं इसके। तो देखते हैं, पहला है हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 0.01 हर्ट्ज से
100 किलो हर्ट्ज होती है। किसकी फ्रिक्वेंसी? फंक्शन जनरेट की फ्रिक्वेंसी 0.01 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, निम्न फ्रिक्वेंसी रेंज ±1% के साथ होती है। किसकी? फंक्शन जनरेट निम्न फ्रिक्वेंसी रेंज पर ±1% के साथ होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट गुण तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके द्वारा बाहर के सिग्नल को लॉक करते हैं। क्या करते हैं? इसके द्वारा जो बाहर के सिग्नल होते हैं ना, उसको लॉक किया जाता है। पहला था हमारे पास, इसके द्वारा फ्रिक्वेंसी रेंज 0.01 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक होती है। सेकंड है हमारा, निम्न फ्रिक्वेंसी रेंज ±1% के साथ होती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इसके द्वारा बाहर के सिग्नलों को लॉक किया जाता है। ठीक है, ये गुण हो गए हमारे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमने आज जाना कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, DSO क्या यानी कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप क्या है, इन दोनों के हमने ब्लॉक डायग्राम देखे। ब्लॉक डायग्राम कैसे काम करता है, स्क्रीन पर दिखाता है, डायरेक्ट सिग्नल कैसे देता है, हमने ये देखा। डायग्राम हमने देखे, डायग्राम को हमने समझा। उसके बाद हमने देखा फंक्शन जनरेट क्या है, फंक्शन जनरेट के बारे में जाना, फंक्शन जनरेट के हमने गुण जाने, और हमने देखा फंक्शन जनरेट किस रूप से कार्य करता है और इसकी क्या मतलब हमारे लाइफ में यूजेस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं फंक्शन जनरेट की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं? पैरामीटर्स पर मान क्या होता है फंक्शन जनरेट का? तो फंक्शन जनरेट की जो है आवृत्ति परास है वो 0.001 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास आवृत्ति स्थिरता, यानी कि फ्रिक्वेंसी रेस्ट, वो किस पे होती है? 0.05%। कितनी होती है? 0.05%। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट आयाम। क्या है हमारे पास? आउटपुट आयाम। आउटपुट आयाम है हमारे पास 10 VPP, यानी कि 10 VP। ठीक है, 10 वोल्टेज। हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट प्रतिबाधा, यानी कि जो आउटपुट दी जाती है उसमें प्रतिबाधा आती है, तो उसका मान क्या होता है? 50 ओम। क्या है? 50 ओम। एक बार फिर से देखते हैं, आवृत्ति परास 0.001 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आवृत्ति स्थिरता। आवृत्ति स्थिरता होती है हमारे पास 0.05%। क्या? 0.05%। आउटपुट आयाम होगा हमारे पास 10 VPP। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट प्रतिबाधा 50 ओम। ठीक है, हमने जाना पैरामीटर्स पर मान क्या होते हैं किसके? फंक्शन जनरेट के। ठीक है, ये थी इसकी विशेषताएं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।